हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के शॉर्ट सीरीज के अंदर, जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस को लेकर चल रहे हैं। आपका ये लिए एक रिवीजन सेशन होगा। आपको सिर्फ टॉस के शॉर्ट नोट्स को साथ में लेके चलना है, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं आपको इस शॉर्ट सीरीज के अंदर कराते चल रहा हूँ। अगर आपको मेरी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 200 से भी अधिक आवर्स के लेक्चर मॉड्यूल से 3000 से अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस, साथ में यहां पर जो पीडीएफ आपको मिलेंगे लेक्चर मॉड्यूल और प्रैक्टिस सेशन के, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कई सारे फीचर्स हैं, तो उसके लिए आप एसी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसके फीचर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल है। 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज में 20 फुल लेंथ एंड 80 सब्जेक्टिव टेस्ट है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4 एंड यहां पर टॉपिक है ट्रस एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। सो आईएलडी और ट्रस एनालिसिस के क्वेश्चंस हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट इज द फोर्स इन द वर्टिकल मेंबर सीडी ऑफ द पिन जॉइंटेड फ्रेम। देखिए, अगर हम सीडी को ध्यान से देखें, डी वाले पॉइंट को देखें, तो यहां पर डी वाले जॉइंट पे 4 मेंबर मिल रहे हैं। एक तो यहां पे फोर्स लग रहा है 5T का, साथ में यहां पर एक और मेंबर है, इसमें फोर्स F1 मान लेते हैं, इसमें फोर्स F2 मान लेते हैं, और CD जो मेंबर है जिसमें हमें फोर्स पूछा है उसको हम F3 मान लेते हैं। हमसे F3 की वैल्यू पूछी है। अगर यहां पर हम जॉइंट इक्विलिब्रियम लगाएं, मतलब समीशन Fy बराबर 0 लिखें, ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में आएंगे। तो इसमें F3 की वैल्यू देखें तो F3 लग रहा है ऊपर, तो F3 इज इक्वल टू कितना आ गया 5T, 5 टन। और पॉजिटिव साइन का आया, हमने टेंशन माना था, टेंशन ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब CD में जो फोर्स है वो 5T का टेंसाइल फोर्स होगा, टेंशन फोर्स होगा। सो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, 5T टेंशन। इसको आप एक रूल की तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे रूल्स हमने पढ़े जीरो फोर्सेस के। तो ऐसे टोटल यहां पे 3 रूल होते हैं ट्रस में, जिसमें आप जल्दी फोर्सेस निकाल सकते हैं। पहला रूल होता है, अगर किसी जॉइंट पर 2 नॉन कोलिनियर मेंबर मिल रहे हैं तो दोनों में 0 फोर्स होगा। अगर किसी जॉइंट पर 3 मेंबर मिल रहे हैं और जिसमें से 2 मेंबर सीध में हैं, तो उन दोनों में सेम फोर्स होगा, और जो नॉन कोलिनियर मेंबर है उसमें 0 फोर्स होगा। अगर किसी जॉइंट पर 2 मेंबर और एक फोर्स लग रहा है, मान लो ये फोर्स लग रहा है P किलो न्यूटन, जिसमें से ये फोर्स और ये मेंबर दोनों सीध में हैं, तो जो नॉन कोलिनियर है उसमें 0 फोर्स होगा। और इसमें अगर ये फोर्स इस जॉइंट पर कंप्रेसिव है तो इसमें -P का फोर्स आएगा, और अगर यही फोर्स टेंसाइल है तो इसमें +P का फोर्स आएगा। वहीं पर अगर किसी जॉइंट पर 3 मेंबर और एक फोर्स मिल रहे हैं, जैसा अभी ये क्वेश्चन हमने देखा था, तो इन दोनों में सेम फोर्स होगा, और इसमें जो फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा। तो अगर ये P टेंसाइल है तो यहां पर भी +P आएगा, और ये P कंप्रेसिव है तो इसमें भी -P आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर BC ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन अबव। इस 2D ट्रस के लिए BC में हमें BC वाले मेंबर में फोर्स बताना है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर जो रिएक्शन आएगी वो कौन आएगी, VC, और यहां पे जो रिएक्शन आएगी वो कौन आएगी, VA, क्योंकि दोनों रोलर सपोर्ट है। और यहां पर एक और रिएक्शन आएगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अगर हम फोर्स इक्विलिब्रियम देखें तो ऑब्वियस सी बात है 10 का फोर्स उधर लग रहा है, तो ये जो HC होगा इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 किलो न्यूटन। भाई ये हिंज सपोर्ट है, तो यहां 2 रिएक्शन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और यहां पे एक वर्टिकल VA। तो चूंकि इस पूरे सिस्टम में 10 का फोर्स उधर लग रहा है, तो HC जो उसको बैलेंस करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में 10 का होगा। अब हम यहां पे लिख सकते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम में VA प्लस VC बराबर कितना होगा, 0। ये पहली इक्वेशन, जो कि कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है। अब अगर हम मोमेंट इक्विलिब्रियम लें, A के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम लें, हमें VA VC निकालना है, तो VC इंटू कितना हो जाएगा, VC इंटू हो जाएगा 6, VC इंटू 6।
और ये वाले फोर्स के लिए हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जब मोमेंट लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। ठीक है, ए पर अगर मोमेंट निकालेंगे तो 10 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी। तो ये 6 मीटर है, तो ये कितना होगा 3 मीटर, और ये कितना होगा 3 मीटर। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी होगी 6 मीटर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम होगी। तो अगर किसी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस 6 मीटर है और बेस 3 मीटर है, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 36 माइनस 9 मतलब रूट 27। ठीक है, तो ये जो 10 का यहां पर मोमेंट आएगा जब लेंगे, तो ये VC इंटू 6 माइनस 10 रूट 27 बराबर 0, जो कि डिस्टेंस है रूट 27। तो VC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 रूट 27 बाय 6। ये आ गया VC, प्लस में आया तो VA कितना आ जाएगा माइनस का 10 रूट 27 बाय 6। अब जब हमें फोर्स किस में निकालना है, BC मेंबर में निकालना है, तो हम यहां पे C वाले जॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास दोनों रिएक्शन आ चुकी हैं। अब अगर हम C वाले जॉइंट को कंसीडर करेंगे तो एक तो फोर्स ऐसा आ रहा है 10 किलो न्यूटन का, साथ में एक और रिएक्शन आ रही यहां पर VC की, वो आ रही है 10 रूट 27 बाय 6। ठीक है, एक यहां पर फोर्स लग रहा है आपका, और इस वाले फोर्स को हमने F1 मान लिया, और एक BC में जो फोर्स हमें F2 निकालना है वो ऐसा हो गया। ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, तो एक यहां पर आएगा F2 का F2 साइन 60, एंगल से दूर साइन, और एंगल की तरफ क्या होता है एंगल के साथ कॉस, तो F2 कॉस 60। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्विलिब्रियम में F2 कॉस 60 F1 और 10 आएगा। तो हम एक काम करते हैं वर्टिकल, हमें तो F2 निकालना है बस, तो हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम ले लिया, तो F2 साइन 60, ठीक है, और ये भी ऊपर लग रहा है, तो प्लस 10 रूट 27 डिवाइडेड बाय 6 बराबर 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 10 अपॉन 6 रूट 27, और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, तो 2 से ये कैंसल, ये हो गया 3 माइनस का 10 रूट 27 को क्या बोल सकते हैं 27 मतलब 3 क्यूब, तो वो हो जाएगा इंटू 3 रूट 3, और अपॉन में यहां पर आ जाएगा 3 रूट 3। रूट 27 को हम 3 रूट 3 भी बोल सकते हैं, और नीचे भी 3 रूट 3 बचा है, ये कैंसल हो गया, मतलब F2 में फोर्स कितना आ गया -10, मतलब 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव, यानी BC में हमारा फोर्स आ गया 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 10 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया, और वो भी कैसा आ गया कंप्रेसिव फोर्स आया। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पर जैसे हमने ये B जॉइंट ले लिया, तो इसमें एक फोर्स तो ये लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है, एक फोर्स हमने ये वाला मान लिया FBC, और एक फोर्स हमारा ये वाला हो गया, और ये फोर्स कितना हो गया FAB। यहां पर एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, टोटल कितना हो गया 120, और पूरा सम कितना होता है 360, मतलब ये एंगल हमारे पास कितना होगा यहां पर, इस एंगल को अगर हम देखें तो ये एंगल हमारे पास बन जाएगा 360 माइनस 300, 300 में से भी 60 गया, तो ये बचेगा 240 डिग्री। ठीक है, अब हमें FBC निकालना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, FBC मतलब जो हमारे पास लामीज थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग, उसको लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं। तो FBC के अपॉन में सामने वाला एंगल आएगा, इसके अलावा इन दो फोर्स के बीच का एंगल मतलब साइन 240 डिग्री,
और बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, एक फोर्स है आपका tan का जिसकी वैल्यू पता है, तो उसके अपॉन में आएगा sin 60। तो sin 240 अपॉन sin 60, इसको सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है। तो दिस इज sin 240 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 60 डिग्री, तो ये आ गया माइनस का 1, यानी एफ बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10। जो sin 60 है और sin 240 है, इनकी वैल्यू लगभग सेम होती है। कैसे आप कर सकते हैं, sin 240 को हम बोल सकते हैं sin 180 प्लस 60, और sin 180 प्लस 60 होता है माइनस sin 60, क्योंकि sin 180 प्लस 60 टॉस और tan और cot का घर होता है, तो माइनस का sin 60 आएगा। तो यहां पर रखेंगे तो एफ बी सी माइनस का 10 आ गया। हमने टेंसाइल माना था बट आया नेगेटिव, मतलब एफ बी सी एक्चुअल में है 10 किलो न्यूटन और नेचर है कंप्रेसिव। तो ये भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव अप्रोच हो जाती है। तो जब भी ऐसे ट्रस में कोई क्वेश्चन दिए हों और उसमें अगर यहां पर इस मेंबर में इस मेंबर में फोर्स पूछा हो, इधर फोर्स दिया हो, तो आप लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी स्पीड में निकाल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन 10 कंप्रेसिव। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहां पर ऑप्शन में है मैक्सवेल डायग्राम, हेनबर्ग्स मेथड, न्यूमार्क मेथड, विलियट मोहर डायग्राम। देखो विलियट मोहर डायग्राम ग्राफिकल मेथड है और ये आपके इनडिटरमिनेट ट्रस में और ट्रस के डिफ्लेक्शन, जॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने में काम आती है। तो जो हमारा डी वाला है वो किससे मैच होगा, 1 से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट इन ट्रस। वहीं पर न्यूमार्क मेथड डिफ्लेक्शन बाय न्यूमेरिकल प्रोसीजर में यूज होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, तो C2 के साथ मैच होगा। मैक्सवेल्स डायग्राम जो है ये फोर्सेस इन बार मेंबर में काम आता है, तो इसका थर्ड होगा। और वहीं पर भी हेनबर्ग्स मेथड ये कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट मेंबर में काम आता है, मतलब 4, यानी 3 4 2 1 विल बी दी सही कोड बनेगा। सो बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना है। मैक्सवेल डायग्राम जो है वो फोर्सेस निकालने में काम आता है बार मेंबर्स में, यानी ट्रसेस में फोर्सेस निकालने के लिए काम आता है। न्यूमार्क आपका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं। हेनबर्ग्स जो है वो सब्स्टिट्यूट मेंबर के लिए यूज करते हैं, और विलियट मोहर इनडिटरमिनेट ट्रस के लिए और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड, एक विलियट मोहर डायग्राम और एक बार चेन मेथड, दो मेथड होती हैं। तो अभी सही आंसर क्या बनेगा इसका, 3 4 2 1। हमें एक सिंपल प्लेन ट्रस यहां पे दे रखा है, इस पे लोड दे रखा है 2p, ठीक है, एक्सियल फोर्स इन दी मेंबर AB। इसको भी हम AB में हमसे फोर्स पूछा हुआ है, तो इसको हम लॉ ऑफ साइन के थ्रू बहुत स्पीड में कर सकते हैं। पहले ए वाला जॉइंट बना लो, यहां पे लोड कितना हो गया 2p, और ये AB में फोर्स हमें निकालना है, और ये वाला मेंबर हो जाएगा AC। अब ये 45 है, ये 45 है, तो दोनों का सम कितना होगा 90, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, मतलब ये 90 है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें पता करना है ये बाकी एंगल, दो एंगल। तो अगर ये यहां पे 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, और ये कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 प्लस 45 मतलब ये एंगल बन जाएगा 135 डिग्री, और ये एंगल भी बन जाएगा 135 डिग्री। इसको ऐसे भी कर सकते हो, टोटल सम होता है 360, उसमें से गया 90, मतलब बचा 270, और 270 का आधा आधा मतलब 135। अब हमें निकालना AB, तो एफ AB के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा, इसके सामने वाला एंगल, मतलब दो फोर्स के बीच का एंगल, मतलब साइन 135 डिग्री, और अपॉन में 2p में कौन सा फोर्स आएगा, 2p में देखेंगे तो अपॉन में साइन 90 आएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी हम ये बोल सकते हैं कि एफ AB कितना हो जाएगा 2p के अपॉन में साइन 135। साइन 135 निकालते हैं, तो साइन 135 डिग्री होगा साइन 180 माइनस 45, और ये होता है साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, तो साइन 135 भी होगा 1/√2। तो 2p अपॉन 1/√2, √2 से ये कैंसल,
तो √2p विल बी द फाइनल आंसर। √2p ऑप्शन में है, बी आंसर विल बी द करेक्ट। तो ये हमारे पास ए बी में फोर्स आ गया। एक और तरीका क्या हो सकता है, यहां पर ये 2p वाला फोर्स है, अब इसमें कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो यहां पर जो रिएक्शन आएगी एच बी की वैल्यू होगी 0। ये हो गया आपका वीबी, और सिमेट्रिक है तो वीबी होगा 2p का आधा, मतलब होगा p, और वीसी भी कितना होगा p। वीबी भी p और वीसी भी, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है, तो 2p लोड लग रहा है तो आधा यहां बटेगा आधा यहां बटेगा। हमें किसमें निकालना है, बीए में फोर्स निकालना है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा जॉइंट है बी वाला, इसमें फोर्स लग रहा है P, एक यहां पर हमें फोर्स निकालना है, एक ये मेंबर है इसको F1 मान लिया, और इस मेंबर में हमसे पूछा है ये F2 हमें निकालना है कुल मिलाकर BA वाला। और इसमें ये एंगल का जो हमें एंगल दे रखा है ये 45 डिग्री है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको रिजॉल्व कर लें। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, F2, और एंगल से दूर मतलब साइन 45। अब इसमें अगर हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगा दें तो एक आ गया F2 साइन 45, और एक आ गया हमारे पास प्लस P, ऊपर लग रहा है बराबर 0। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का P के अपॉन में साइन 45, और ये आ जाएगा माइनस का P के अपॉन में 1/√2, मतलब ये आ जाएगा माइनस का √2p। अब प्लस माइनस नहीं पूछा है, बट √2p अगेन उससे आंसर आ गया। एक और तरीका भी है करने का, इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन में ए ज्वाइंट है उसको हम अलग से बना ले। ए ज्वाइंट को बना ले, यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इनको हमने F1 F2 मान लिया, और ये लग रहा है हमारे पास 2p, ठीक है। इनका ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 और ये भी 45। इन दोनों के अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट यहां पर आएगा F1 साइन 45, और ये भी आएगा F2 साइन 45। अच्छा, सिमेट्री है तो यहां से देखेंगे इधर जो आएगा वो आएगा F1 cos 45, और ये आएगा F2 साइन cos 45। अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लेंगे तो F1 F2 के बराबर आ जाएगा, जो सिमेट्री भी है तो दोनों में फोर्स क्या होंगे, सेम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो उसमें 2p लग रहा है नीचे की तरफ, प्लस F1 साइन 45 और एक और F2 साइन 45। F1 F2 सेम है तो उसको हम 2F1 साइन 45 बोल सकते हैं, बराबर 0। F1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2p के अपॉन में 2 इंटू साइन 45, 2 से 2 कैंसल, अगेन आंसर आ जाएगा माइनस का √2p। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन हो गया ए को रिजॉल्व करने का। ये वीबी मतलब जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसको निकाल के दूसरा ऑप्शन हो गया, और सबसे स्पीड वाला ऑप्शन हो गया लामीज थ्योरम वाला पहला तरीका। तो उससे आपका जल्दी आंसर आ गया। साइन नहीं पूछा हो तो आप इसमें स्पीड में निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट प्लेनर ट्रसेस बाय द मेथड ऑफ जॉइंट नॉट मोर देन 2 अननोन बार फोर्सेस कैन बी डिटरमाइंड। मतलब जो डिटरमिनेट ट्रस होते हैं उनकी स्टडी में हम मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं, और मेथड ऑफ जॉइंट उन्हीं जॉइंट पे लगती है जहां पे 2 से अधिक अननोन नहीं होने चाहिए, और मेथड ऑफ सेक्शन वहां लगती है जहां 3 से अधिक अननोन नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मेथड ऑफ जॉइंट वहीं लगती है जहां 2 से अधिक अननोन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, रीजन बोल रहा है, देयर आर ओनली 2 इक्वेशन ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम अवेलेबल फॉर ए कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम। अगर कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम है तो वहां पर दो ही आपके पास कंडीशन होती है, एक समीशन Fx बराबर 0 और एक समीशन Fy बराबर 0, एक हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम। चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन दो हैं इसलिए 2 से अधिक अननोन नहीं होना चाहिए। तो असर्शन मतलब पहला ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और उसका सही रीजन भी है, मतलब ए वाला कोडिंग सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज द फोर्सेस इन द मेंबर BC।
यहां पर हम एक ट्रस दे रखा है और इसमें बीसी मेंबर में हमसे फोर्स पूछा है। देखो सबसे पहले तो अगर हम इसमें देखें तो इसका अगर हम ये देखें तो यहां पे दो रिएक्शन आएंगी, एक तो VB आएगा, एक HB भी आएगा, एक VC आएगा और एक HC आएगा, जो कि दोनों हिंज हैं। मतलब अगर इसमें देखें तो DAC निकालें या इसका DS भी निकालें तो वो होता है M प्लस RE माइनस 2J। मेंबर कितने, 1 2 3, RE कितना है 4 और ज्वाइंट कितने 3, 1 2 3, तो हो गया 7 माइनस 6 मतलब 1, मतलब ये इनडिटरमिनेट ट्रस है। और इसमें अगर हमें किसी में भी फोर्स निकालना हो तो हमें यहां पे यूनिट लोड मेथड लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, यूनिट लोड मेथड। और यूनिट लोड मेथड में किसी एक को रिडंडेंट मानना पड़ेगा। तो हमें काम करते टाइम बचाने के लिए हमें जिसमें फोर्स पूछा है BC, इस वाले के अंदर हम यहां पर इसको रिडंडेंट मान लेते हैं। अच्छा आप सोचेंगे सर इसमें क्या हम लामिस थ्योरम नहीं लगा सकते, हमें ये वाला लोड पता है, एंगल्स हम पता कर लेंगे, तो हम AB और AC निकाल सकते हैं लामिस थ्योरम से, पर BC निकालना डिफिकल्ट होगा। क्यों सर, अगर मान लो सर हमने AB भी निकाल लिया तो हम इस ज्वाइंट को लगा देंगे, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, VB VC पता करना डिफिकल्ट नहीं, VB तो बड़ा आसान है, टोटल लोड कितना लग रहा है P, तो VB कितना होगा P/2 और VC कितना होगा P/2, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो VB प्लस VC बराबर P और मोमेंट इक्विलिब्रियम लोगे उससे VB और VC P/2 आ जाएंगे। बट HB और HC हमें नहीं पता है, अननोन है। तो जब ये नहीं पता है तो हम B वाले जॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते तो हम BC नहीं निकाल सकते, ऐसे C पर भी हम नहीं कर सकते। A पर हम ज्वाइंट इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, तो AB AC तो हम ऐसे भी पता कर लेंगे लामिस थ्योरम से। तो प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि हमें BC निकालना है और ये है इंडिटरमिनेट ट्रस। तो हमने क्या मान लिया, BC को रिडंडेंट मान लिया। अब BC को जब रिडंडेंट मानते हैं तो सबसे पहला होता है यहां पे P4 सिस्टम, पहला केस इसमें सॉल्व करते हैं P4 सिस्टम। और P4 सिस्टम में क्या होता है, जो रिडंडेंट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जो रिडंडेंट है उसको आप हटा दो, भूल जाओ उसको। ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, जो लोड दे रखा है उससे लगे रहने दो, ठीक है। और BC को आपने हटा दिया। अब इसमें आप सब जो बाकी मेंबर बचे उसमें फोर्स निकाल लो। तो इसमें कितना फोर्स होगा और इसमें कितना फोर्स होगा वो आप निकाल लो। तो वो निकालना तो आसान है, हम एक काम करते हैं, A वाले ज्वाइंट को ले लेते हैं। A वाले ज्वाइंट पर ये दोनों ऐसा लग रहा है, इसका फोर्स मान लिया F1, इसका फोर्स मान लिया F2। सिमेट्री है तो ये कंफर्म होगा F1 F2 के बराबर होगा। एंगल कितना है वो देख लेते हैं, 60 डिग्री है, मतलब यहां पर ये एंगल होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो जब हम इसमें इसका रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा F1 cos 30 और ये भी आ जाएगा F2 cos 30, और दोनों सेम है। एक लोड यहां पे P भी लग रहा है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम लेंगे तो ये आएगा F1 sin 60 और ये वाला आएगा F2 sin 60। तो हम यहां पर बोल सकते हैं P प्लस 2F1 sin 60, जो कि F1 F2 सेम है, सिमेट्री है तो बराबर 0। वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाया हमने। हॉरिजॉन्टल से हमारे पास यही कंडीशन बनेगी, F1 cos 30 बराबर F2 cos 30, cos 30 कैंसल, मतलब F1 F2 होगा सेम। तो यहां से F1 की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा माइनस का P/2, P उधर गया माइनस पे P/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का P/√3। मतलब इस वाले में भी फोर्स आ गया माइनस का P/√3 और इस वाले में भी फोर्स आ गया माइनस का P/√3। क्लियर है यहां तक? तो ये P4 सिस्टम हो गया। अब अगला जो यहां पर बनाते हैं वो होता है सेकंड केस, K4 सिस्टम। यूनिट लोड से जब सॉल्व करते हैं तो दो सिस्टम बनाने पड़ते हैं, P4 से K4 सिस्टम। K4 सिस्टम क्या बोलता है, जो आपका लोड था उसको हटा दो, तो हटा दिया।
और ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C, और जिसको रिडंडेंट माना था मतलब BC, उसकी दिशा में अब यूनिट लोड लगा दो। तो ये हमने यहां पे यूनिट लोड लगा दिया 1 किलो न्यूटन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर VB की वैल्यू कितनी आएगी 0, और VC की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और साथ में जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप खुद देखो, अगर मैं B वाले जॉइंट को लूं, इधर एक फोर्स लग रहा है, मुझे इसमें फोर्स निकालना है AB वाला, है ना, ये BA वाला, और यहां पर एक हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन आ रही है जो है 0, ये B वाला जॉइंट है, और इधर आ रही है 1 का आपका ऐसा लोड। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर HB होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको इक्विलिब्रियम करेंगे, इसको ये एंगल है 60 डिग्री, इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर तो आएगा FBA cos 60, और ऊपर रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा FBA sin 60। अब अगर आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर करो तो क्या बोलोगे, FBA sin 60, ठीक है, प्लस VB कितना है 0, बराबर 0। तो साफ साफ समझ में आ रहा है इससे BA कितना आ गया 0। सिमेट्री है, मतलब ये भी 0 हो गया और ये भी कितना हो गया 0। और वरना हम डायरेक्टली इसको, हमारे पास जीरो फोर्स मेंबर का रूल है कि अगर किसी जॉइंट पर दो मेंबर मिल रहे हैं और दोनों नॉन कोलिनियर है तो दोनों में ही जीरो फोर्स आएगा। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब इसमें टेबल बनानी पड़ती है। अब वो टेबल हम ड्रॉ करते हैं। अब हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। पहला P फोर्स, फिर K फोर्स, फिर एक टेबल आती है यहां पर L की, फिर एक टेबल आती है इसमें PKL, और एक टेबल आती है इसमें K²L। ये दो फाइनल टेबल को हमें जोड़ना होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हैं, मेंबर, फिर आता है P फोर्स सिस्टम, फिर आता है K फोर्स, फिर आता है L फोर्स, फिर आता है समीशन PKL, और फिर एक आता है समीशन K²L। मतलब इसमें आता है PKL और यहां आता है K²L, और फिर सबको जोड़ते हैं तो समीशन PKL समीशन K²L। अब मेंबर कौन कौन से हैं, एक मेंबर तो है AB, एक मेंबर है AC, और एक मेंबर है BC। तीन मेंबर थे। तो जब P फोर्स लगा, P फोर्स सिस्टम में AB फोर्स में कितनी वैल्यू आई, -P/√2, और AC में -P/, और BC तो हमने हटा दिया था। मतलब BC में होगा 0 फोर्स, ये होगा माइनस का P/√3, और ये होगा माइनस का P/√3। अब K फोर्स निकालेंगे, मतलब यूनिट लोड सिस्टम। तो K फोर्स में इन दोनों में कितनी वैल्यू है 0, तो यहां भी 0, यहां 0, और यहां पर वैल्यू है 1, क्योंकि हमने यूनिट लोड लगाया था। जिसको रिडंडेंट माना उसकी जगह हमने यूनिट लोड लगाया था। लेंथ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री, तीनों की लेंथ नहीं पता है, L मान ली। अब PKL करेंगे तो ये 0, ये भी 0, और ये भी 0। PKL, ठीक, -P/√3, और अपॉन में अगर हम इसमें निकालें तो समीशन K²L हम करेंगे। ठीक है, तो PKL का सम कितना आ गया 0। अब K²L करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर इंटू L, तो 0 का स्क्वायर इंटू L इज 0, 0 का स्क्वायर L इंटू 0, और 1 स्क्वायर इंटू L मतलब L। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया L। अब जो इसमें फोर्स होता है रिडंडेंट में, उसका फॉर्मूला होता है X, वो X होता है, और X का फॉर्मूला होता है माइनस का समीशन PKL अपॉन A डिवाइडेड बाय समीशन K²L अपॉन A।
पी के एल की वैल्यू देखे तो वो 0 है और के स्क्वायर एल की देखे तो वो वाली वैल्यू हमारे पास एल है, मतलब आंसर आ गया 0। तो रिडंडेंट जो फोर्स था उसका एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितनी आई 0, मतलब बीसी जिसको हमने रिडंडेंट माना उसमें कितना फोर्स आएगा 0 फोर्स। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, यानी बीसी मेंबर में फोर्स पूछा है और वो कितना हो गया 0। सो ये आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट ये क्वेश्चन छोटा नहीं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि ये इनडिटरमिनेट ट्रस से है और इनडिटरमिनेट ट्रस में हम इसमें वीबी वीसी निकालना आसान है ड्यू टू सिमेट्री, एचबी एसपी एससी हम नहीं निकाल सकते, और साथ में ए बी और ए सी भी निकालना आसान है बाय लामीज थ्योरम। प्रॉब्लम थी बीसी में, पूछा बीसी है, अगर यहां पर ए बी ए सी पूछा होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता, बट बीसी पूछा है इसलिए क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया और उसको यूनिट लोड से ही सॉल्व किया जा सकता है। अगला आता है, for the continuous beam shown in the figure the influence line diagram for support reaction at D is represented as, हमें इस वाले का ILD बनाना है और सपोर्ट रिएक्शन कहां पर, डी वाले पॉइंट पर। तो जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल से, तो वो ये बोलता है कि जिसका हमें ILD बनाना है उस सपोर्ट को वहां से हटा दो, तो डी को आप हटा दो वहां से, और फिर उसकी दिशा में उस वर्टिकल रिएक्शन से संबंधित जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वहां पे यूनिट अमाउंट का कर दो। तो अगर इसको उठाएंगे यूनिट अमाउंट से तो ये फाइनली ऐसा बन जाएगा और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और ये प्लस। सो ये जो फाइनल डायग्राम आपको दिख रहा है दिस विल बी दी आईएलडी फॉर आरडी बाय मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल। अब इन ऑप्शन में से देखते हैं, तो ये तो गलत है और ये भी गलत है, इसमें ये बी से उठा हुआ है इसलिए ये भी गलत है, तो सही होगा सी ऑप्शन। यहां से बोला है तो ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया और सी हिंज है इसलिए ऐसा बन गया। अगर ये सी वाला हिंज नहीं होता तो फिर इसका डायग्राम अलग बनता, थोड़ा कर्व शेप में बनता। ये हिंज है इसलिए स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है और डिटरमिनेट का आईएलडी हमेशा लीनियर बनता है। वहीं पर अगर ये सेम क्वेश्चन पूछते और इसमें ए दिया होता, डी का हमसे पूछा होता और सिर्फ यहां पर बीच में एक बी होता और अब हमें डी का आईएलडी बोला होता रिएक्शन का, तो हम ए को भी नहीं हटाते ना हम बी को हटाते और जो डी है उसको हम ऊपर उठाते, तो ऐसे केस में ये वैल्यू पूरी ऐसी हो जाती। और ये वैल्यू हमारे पास बन जाती 1। तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ऐसा फिर इसका आईएलडी बनता, कर्वी लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ बीम शोन इन द गिवन फिगर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ लोड डब्ल्यू एक्सेप्ट एक्स बराबर 0, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट बी, बी पर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आएगा, चाहे हम लोड कहीं भी लगाएं बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे ज्यादा आएगा। दूसरा, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम अंडर द लोड, लोड पर बेंडिंग मोमेंट जहां लोड है वहां सी पर ज्यादा होगा, या डिफ्लेक्शन इज 0 एट ए एंड डिफ्लेक्शन इज 0 एट बी। देखो ये है आपका हिंज सपोर्ट, तो इस पे डिफ्लेक्शन 0 आएगा, स्लोप 0 नहीं होगा, और बी ए फिक्स्ड तो यहां डिफ्लेक्शन भी 0 होगा और स्लोप भी 0 होगा। यानी ये तो कंफर्म है कि दो स्टेटमेंट सही है, मतलब 3 और 4 एक ही ऑप्शन में साथ में है, मतलब डी ही करेक्ट है, 1 3 4 आर करेक्ट। और वैसे भी आप देखें तो 1 इसलिए करेक्ट है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर होती है, लोड कहीं भी हो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रॉप्ड एंड पर, मतलब फिक्स्ड एंड पर आता है। प्रॉप पे तो 0 होता है, फिक्स्ड एंड पे 0 ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आता है। मतलब आप देखेंगे तो लोड कहीं भी हो, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ये ऐसा अगर हम बनाएंगे तो फिक्स्ड एंड मोमेंट यहां पर कुछ आएगा और जो सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट है वो ऐसा कुछ बनेगा, तो ये ऐसा कुछ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। और ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है और ये जो वैल्यू होती है कम होती है,
दिस इज मोर एंड दिस इज लेस। इसलिए जहां लोड है वहां ज्यादा नहीं होता है, फिक्स्ड एंड पे ज्यादा होता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और वैसे भी अगर आपको इन दोनों में कंफर्मेटरी नहीं है, पर ये तो कंफर्म है ये सपोर्ट है, तो यहां भी डिफ्लेक्शन 0, यहां भी 0, तो 3 और 4 आएगा और वो एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है ना। ये आप देख सकते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर का अगर हम डायग्राम बनाए, लोड को आप बीच में मान ले, तो यहां बेंडिंग मोमेंट अगर आपका कुछ आ रहा है m, तो यहां पे 3/2m आता है, मतलब यहां ज्यादा आता है, 1.5 गुना आता है लगभग। Next is the bending moment due to any load at all section of an arch is less than the bending moment at all section of simple beam having same span of the arch under same load। मतलब अगर एक आर्च और एक बीम में सेम लोड है, सेम स्पान है, तो आर्च का जो मोमेंट होता है वो कम होता है बीम के मोमेंट से। ये हमने पढ़ा हुआ है, मतलब ये सही बात है। और ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे पास कोई बीम है और उस पे कुछ लोड लग रहा है और उसका कुछ स्पान है, तो अगर हम किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बनेगा VA इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ बनेगा। वहीं पर अगर हम अब एक आर्च लें जिसका स्पान उतना ही है, सेम स्पान है आर्च का, और अब हम यहां पर यूडीएल लगाएं और अब किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालें, तो अब जो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे आर्च में किसी भी पॉइंट पे, वो आता है VA इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, यूडीएल वाला। साथ में जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसका भी यहां पर इफेक्ट आता है, तो माइनस का VA इंटू HA इंटू वाई, HA इंटू वाई, मतलब इतना जो मोमेंट है वो तो बीम का हो गया, उसमें से भी और कुछ कम हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, आर्च का मोमेंट कम होता है। रीजन बोल रहा है मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ द आर्च इज होगिंग। इसका रीजन ये है क्योंकि जितना बीम का मोमेंट है, आप देखो ये दोनों सेम है, ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आई इसका मोमेंट नेगेटिव नेचर का आता है, तो वो और कम कर देता है उसको। तो ये बात भी सही है, मतलब ये भी ट्रू है और ये इसका सही रीजन है, यानी ए स्टेटमेंट बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज वेदर इट इज द maximum bending moment at a section or absolute maximum bending moment, the moving UDL should cover the entire span of simple beam if span is less than the load length। मतलब अगर मान लो हमारे पास एक सिंपली सपोर्ट बीम है और इसमें हमें किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करना है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कहीं भी आए, तो इसका आईएलडी बनाते हैं हम बेंडिंग मोमेंट का और वो ऐसा कुछ हमें मिलता है। अगर ये ए है और ये बी है तो ये वैल्यू आती ए बी बाय एल। अब अगर मान लो इस पर एक यूडीएल चल रहा है और उस यूडीएल की जो लेंथ है वो बीम का जो स्पान है उससे ज्यादा है, क्या बोला है? स्पान इज लेस देन लोड लेंथ, लोड की लंबाई ज्यादा है, स्पान कम है, यूडीएल बड़ा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर चाहिए मुझे सी पॉइंट पे, तो मैं यूडीएल को कैसे रखूंगा? इस बीम पे पूरा ही रखूंगा ना। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर चाहे आपको किसी सेक्शन में मैक्सिमम चाहिए या एब्सोल्यूट चाहिए, मूविंग यूडीएल शुड कवर एंटायर स्पान, यूडीएल को पूरे स्पान पे रखना है। तो सही बात है, क्योंकि उसकी स्पान जब उसकी लेंथ ज्यादा है यूडीएल की, तो पूरे में रखो तभी सबसे बड़ा आंसर आपको मिलेगा। रीजन दे रहा है वेदर इट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, द मूविंग यूडीएल शुड बी डिवाइडेड बाय द सेक्शन इन द सेम रेशियो इन विच सेक्शन डिवाइड द स्पान इफ द स्पान इज ग्रेटर देन लोड लेंथ। अगला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपका स्पान बड़ा है और लोड लेंथ कम है, मतलब लोड लेंथ कम है, स्पान बड़ा है बीम का, यूडीएल छोटा है, तो अगर मान लीजिए यूडीएल स्मॉल होता है, यूडीएल छोटा होता है, तो यूडीएल को फिर हमें इस तरह रखना पड़ता है। अगर यूडीएल छोटा है
तो यूडीएल को ऐसे रखना पड़ता है कि जो पॉइंट जहां हम निकाल रहे हैं वो यूडीएल को उस रेशो में डिवाइड करें जिस रेशो में उस यूडीएल ने स्पान को, जिस रेशो में उस पॉइंट ने उस पूरे बीम को डिवाइड कर रखा है। मतलब उस पॉइंट सी ने जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने जा रहे हैं उसने पूरे बीम को जिस रेशो में डिवाइड कर रखा है वो कितना है, ए बी। तो यूडीएल भी ऐसा रखना है कि यूडीएल भी उतने ही रेशो में बटे, मतलब ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बाय बी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तभी ऐसा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब चूंकि ये दोनों सेम हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब, अब इसी को रीजन अगर माने, इसी को देखें और उस पर लगाएं कि अगर मान लो आपका जब यूडीएल बड़ा है तो ऐसे केस में उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, तो फिर वहां पर आपका उसका जो रेशो बनेगा वो तो उसी रेशो में बढ़ जाएगा, अपने आप रेशो सेम हो जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये भी ट्रू है और ये सब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर यूडीएल की लेंथ ज्यादा हुई तो ज्यादा में तो फिर पूरे में रख दो ना, वो उसको उसी रेशो में डिवाइड कर देगा क्योंकि रेशो सेम हो जाएगा। यूडीएल का जो रेशो होगा, मतलब जब यूडीएल की लेंथ ज्यादा हो गई तो फिर ए डैश ही क्या बन जाएगा, ए, और बी डैश ही क्या बन जाएगा, बी। तो अपने आप वो रूल भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, इन ए पैराबोलिक सिमेट्रिकल 3 इंच आर्च द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ड्यू टू डेड लोड इज 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों ट्रू है वो समझना। अगर कोई पैराबोलिक आर्च है 3 इंच और उस पे यूडीएल लग रहा है, सेल वेट मतलब यूडीएल, तो उसमें किसी भी पॉइंट पे आप, किसी भी सेक्शन पे आप देखो, ये उसका स्पेशल कंडीशन है, वहां बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स हर पॉइंट पे 0 होता है और सिर्फ वहां पर नॉर्मल थ्रस्ट आता है, वो भी कंप्रेसिव एक्शन, कंप्रेसिव नेचर का। और इसमें HAHB जो आता है वो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है और HAHB की जो वैल्यू आती है वो आती है WL²/8H। ठीक है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा बोल रहा है, इन द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मोमेंट एट अ सेक्शन ऑफ एन आर्च द सिंपली सपोर्टेड मोमेंट डायग्राम एंड एच डायग्राम हैव इक्वल एरिया। मतलब जब इसका आईएलडी बनाएंगे तो जो सिंपली सपोर्टेड डायग्राम है और जो एच डायग्राम बनता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का डायग्राम, और जो लोड का डायग्राम बनता है, वो दोनों सुपर इंपोज हो जाते हैं। तो ये बात भी सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि सुपर इंपोज हो रहे हैं इसलिए नेट कहीं पर भी निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट 0 ही आएगा और शियर फोर्स 0 आएगा, सिर्फ नॉर्मल कंप्रेसिव रिएक्शन आएगी। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, ए। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट at the left quarter point of simple beam due to crossing of UDL of length shorter than the span। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें हमारे पास एक पॉइंट है, यहां पे ये 1/4 है और ये 3L/4 है। इस पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो हम आईएलडी बनाएंगे। जब बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, AB/L मतलब 3L²/16 अपॉन L मतलब 3L/16। ये हो गया इसका आईएलडी, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट C। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अगर इस पे यूडीएल लग रहा है ऑफ लेंथ शॉर्टर देन द स्पान, मतलब यूडीएल की लेंथ छोटी है, यूडीएल छोटा सा है। ठीक है, तो यूडीएल कैसा रखना पड़ेगा, यूडीएल ऐसा रखना पड़ेगा कि आपका जो A'/B' का रेशो है वो किसके बराबर हो, L/4 और 3L/4। मतलब A'/B' का रेशो कितना होना चाहिए, 1:3 का रेशो होना चाहिए। या हम बोल सकते हैं A'/B' का रेशो कितना होना चाहिए, A'/B' का रेशो 1/4:3/4 का होना चाहिए, 1/4 3/4 के रेशो में होना चाहिए, क्योंकि सी पॉइंट ने पूरे स्पान को भी उसी रेशो में डिवाइड किया है। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि
वुड अकर आफ्टर द लोड हैड जस्ट क्रॉस द सेक्शन बाय, मतलब यूडीएल कितना आगे निकल चुका हो। आपका सी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तब मिलेगा जब यूडीएल सी वाले पॉइंट से कितना आगे निकल चुका, मतलब वो बी डैश पूछ रहा है। तो अगर मान लो यूडीएल की टोटल लेंथ अगर मैं एल मान लूं, तो इसमें से ये बी डैश होगा और ये ए डैश होगा, तो मतलब ए डैश कितना होगा 1/4 ऑफ स्मॉल एल, जितना यूडीएल की लंबाई है उसका 1/4 होगा, और बी डैश कितना होगा यूडीएल की लंबाई का 3/4। तो सी पॉइंट को कितना क्रॉस कर चुका है, जितनी उसकी लंबाई है उसका 3/4 हिस्सा बाहर निकल चुका हो। तो उसका सही आंसर क्या होगा 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। जब यूडीएल खुद की लंबाई का 3/4 आगे निकल जाएगा, तब वो उसी रेशो में बढ़ जाएगा जिस रेशो में सी ने स्पान को बांट रखा है, और तभी हमें सी पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हेन अ लोड क्रॉसेस अ थ्रू टाइप प्रेट्रस इन द डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, द नेचर ऑफ द फोर्सेस इन एनी डायगोनल मेंबर इन द लेफ्ट ऑफ द स्पान वुड बी। देखिए, अगर हम परेट्राइट ट्रस की बात करें या किसी भी ट्रस सिस्टम की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रस हो गया और इसमें डायगोनल मेंबर कौन हो गया, ये ए बी वाला डायगोनल मेंबर हो गया। ए बी कौन हो गया डायगोनल मेंबर। तो इसका जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं, जितने भी टॉप कॉर्ड मेंबर होते हैं, टॉप कॉर्ड मतलब ऊपर वाले, उनका बेंडिंग, उनका आईएलडी जो बनता है वो नीचे बनता है कंप्रेशन में। और अगर हम बॉटम कॉर्ड वाले का बनाते हैं तो उनका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो पॉजिटिव बनता है, मतलब आईएलडी। ये आईएलडी किसका है टॉप कॉर्ड का, टॉप कॉर्ड वाले का नीचे बनता है, बॉटम कॉर्ड वाले का ऊपर बनता है। अपोजिट रूल ध्यान रखना। डायगोनल मेंबर जो होते हैं उनका पहले नीचे बनता है और फिर ऊपर बनता है, मतलब प्लस और माइनस, मतलब पहले कंप्रेसिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। सो चेंजेस फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन, चेंजेस फ्रॉम टेंशन टू कंप्रेशन, ऑलवेज बी कंप्रेशन, ऑलवेज बी टेंशन। तो सही आंसर है चेंजेस फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन। अगर वो मेंबर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो डायग्राम नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब कंप्रेशन टू टेंशन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा इनका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अगला है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आरसी फॉर द बीम शोन फिगर बिलो। इसका हमें रिएक्शन का आईडी बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, मूलर ब्रिस्ले के अकॉर्डिंग जहां जहां सपोर्ट है अदर देन आरसी उनको तो वैसे ही रहने दो। तो डी बी हमारा सपोर्ट है वहां पे रहने दिया, बी हमारा हिंज है वहां पे हिंज ही रहने दिया, ए हमारा ये हो गया, सी पर जिसका आईडी बनाना है उसको हमने वहां से हटा दिया। अब जब उसको हटाएंगे तो उसकी दिशा में वहां पे हम यूनिट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देंगे। जब ऊपर उठाएंगे तो यहां से आप समझिएगा ये इस प्रकार से ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, ठीक। और यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, ये तो हमारे पास ए पॉइंट है, तो ये यहां से तो ऊपर जाएगा नहीं, मतलब जब यहां से उठाएंगे तो यहां जाएगा नीचे, ये भी कंफर्म है। यहां पे जाएगा नीचे और यहां से पूरा एक है, तो यहां से ये इस प्रकार से रहेगा पूरा एक सिंगल। मतलब इसको अगर आप समझे तो ये पूरा एक रहेगा, सी से भी ऊपर जाएगा, तो यहां पे भी ये ऊपर रहेगा, यहां से कितना उठाना है यूनिटी, और फिर ये यहां से रहेगा। तो अब ये डिस्टेंस है L/2 और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी
3L/2। तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस है L, तो L में 1 चला तो 3L/2 में क्या चलेगा 3/2, और L में अगर 1 चला तो यहां से भी 1 नीचे होगा। तो दिस विल बी द फाइनल ILD। ठीक, क्योंकि जब ऐसे उठाएंगे आप इमेजिन करना, तो ये तो पूरा एक ही है यहां तक, तो जब ऐसे उठाएंगे तो ये पूरा एक ही रहेगा, तो ऐसा जाएगा, क्योंकि बीच में कोई ब्रेकेज नहीं है ना, ये इतना पूरा एक ही है। तो जब बीच में से उठाएंगे तो ये ऐसा कुछ उठ के ऐसा जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा वाला है, एक ही ऐसा, यहां पे तो इस साइड है ही नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए बीम शोन इन फिगर 1 एन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इन दी शोन इन दी फिगर 2। ये किसी एक पर्टिकुलर का फिगर 1 में से किसी एक चीज का हमें ILD दे रखा है फिगर 2 में, तो ये किसका ILD है? अगर यहां पर हम देखें, इसमें C वाले पर X पॉइंट पर अगर हम शेयर फोर्स का ILD बनाते तो इस वाले को कहां लेके जाते हैं नीचे, और इस वाले को कहां लेके जाते हैं ऊपर। तो जब ऊपर ले जाते हैं तो ये जाएगा ऊपर, इसलिए ये पूरा बन जाएगा ऐसा, और साथ में यहां से जाते हैं नीचे तो ये पूरा बन जाएगा ऐसा। मतलब ये और कोई नहीं बल्कि ये X पे शेयर फोर्स का ILD है, तो डी ऑप्शन। अगर A पर ILD बनाते, A वाले पॉइंट का, किसका बनाते ILD A वाले का, तो कैसा बनता वो देखते हैं। A वाले का, A वाले पे, अच्छा A पे तो सपोर्ट है ही नहीं, तो A के रिएक्शन का तो ILD बन ही नहीं सकता है, ऑप्शन ही गलत है। फिर D पे शेयर सपोर्ट का बनाते हैं, तो D पे शेयर फोर्स मतलब D पे रिएक्शन का बनाना है। D पे रिएक्शन मतलब A को ऐसे ही रखेंगे, B वाले पे सपोर्ट रहेगा, उसके बाद C वाले पर भी सपोर्ट रहेगा। D वाले का बनाना है, D वाले को हटा देंगे और E वाला ऐसा बाहर आ रहेगा, और ये D वाला है। इसका जब हम ILD बनाएंगे रिएक्शन का, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे मतलब यहां पर, आप समझना, ये ऐसा कुछ इसका ILD बनेगा। ऊपर गए तो ये +1, यहां की वैल्यू पता होगी, बाकी पूरा कर्व बनेगा, और ये ऐसा बनेगा। तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस। सो दिस विल बी द ILD फॉर शेयर फोर्स एट D। जहां से उठाना है वहां से उठाएंगे, वहां पूरा एक रहेगा, फिर ये कर्व बनेगा, और यहां नीचे गया तो फिर यहां से उठ जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट B, देखो B वाले का भी ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि B हिंज है और B पर बेंडिंग मोमेंट ही 0 होता है। तो जो चीज ही नहीं है उसका बेंडिंग मोमेंट का ILD कैसे बन सकता है? ILD उस चीज का बनेगा जो एग्जिस्ट करे। B तो हिंज है तो उस पर बेंडिंग मोमेंट ही 0 है, तो उसका ILD बन ही नहीं सकता। इसलिए सही आंसर क्या होगा? A पे XX पे शेयर फोर्स का ILD। अगला है, अ बीम विद अ कैंटिलीवर एंड ए शोन इन द फिगर। ऐसी बीम हमें दे रखी है। Which one of the following diagram represent influence line diagram for shear force at section just to the right? A वाले के जस्ट राइट मतलब ये वाला पॉइंट। अब इसमें आपको बताया कि नीचे वाला लेके जाते हैं, लेफ्ट वाला ले जाते हैं नीचे, और ये लेके जाते हैं ऊपर। अब जब इसको हम नीचे लेके जाएंगे, ये हमारा B पॉइंट हो गया, इसको जब नीचे लेके जाएंगे A वाले पॉइंट से, यहां से कट कर दिया हमने, तो ये ऐसा कुछ मुड़ेगा, और ये हो गया प्लस, और यहां से जाएगा ऊपर, और ये ऐसा कुछ रहेगा। सो दिस विल बी द फाइनल ILD। और ये वैल्यू लगभग कितनी होगी? 1, क्योंकि जितना नीचे ऊपर टोटल 1 लेके जाते हैं शेयर में इसमें। अब ये डिस्टेंस है हमारे पास L, तो L चलने पे 1 हुआ, तो L/4 चलने पे ये हो जाएगा 1/4, और ये भी L/4 है, तो L/4 में हो जाएगा 1/4। ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस। सो दिस विल बी ILD फॉर जस्ट राइट ऑफ द शेयर फोर्स एट A। तो इसका सही ऑप्शन क्या दिख रहा है? A ऑप्शन। नेक्स्ट इज, an applied couple M is moving on a simply supported beam of span L as shown in the given figure. The absolute maximum bending moment developed in the beam. अगर ऐसा कपल लग रहा है
तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां आएगा? बीम के अंदर। तो आप अगर इसको सोम के कॉन्सेप्ट से करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने समझा हो कि अगर मान लो कोई सिंपली सपोर्ट बीम है और उस पे कपल यहां कहीं लग रहा है, ठीक है, और ये दूरी है हमारे पास मान लो L/4 और ये है 3L/4। इसमें अगर आपको पता हो तो यहां पे जो रिएक्शन आती है VB वो होती है M/L, और ये वाली जो होती है VA ये होती है M/L नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन -M/L। तो ये आती है नीचे अगर कपल ऐसा लग रहा है, और ये आती है ऊपर। अब इसमें अगर मैं इस पॉइंट पर, ये A हो गया, ये B हो गया, C, बीच वाले पर बेंडिंग मोमेंट निकालूं राइट साइड से, तो वो हो जाएगा प्लस का VB इंटू 3L/4। उसको निकालूंगा तो वो 3M/4 आएगा। मतलब अगर L/4 3L/4 पे 1/4 3/4 पे लगा है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो ये ऐसा कुछ बनता है, यहां 0, यहां 0, ये 3M/4 और ये M/4। मतलब अगर ये 1/4 है तो ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये 3/4 है तो ये भी 3/4 हो जाएगा। ऐसे अगर हम बीच में लोड लगा दें, बीम के अंदर, इसी बीम में बीच में लगा दें L/2 L/2, वो बराबर अगर बांट रहा है तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ऐसा बराबर बनेगा, प्लस माइनस M/2 M/2। मतलब इसमें सबसे बड़ा कितना है? 50% ऑफ M। इसमें कितना है? 75% ऑफ M। तो सबसे बड़ा कब मिलेगा? तो अगर आप खुद अपना कॉमन सेंस अब लगाओ कि अगर मान लो इस बीम में हम ये पूरा एक ही तरफ किसी एक सपोर्ट पे लगा दें, या तो A पर या तो B पर, और अब इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो ये तो अभी भी कितना आएगा? M/L ऊपर की तरफ VB, और ये वाला आएगा नीचे की तरफ M/L। बट इस पे बेंडिंग मोमेंट आएगा 0 और यहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा M, और इस प्रकार से इसका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कुछ बनेगी। ठीक, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ इसकी वैल्यू आएगी प्लस M। तो अभी कितना मैक्सिमम वैल्यू मिली हमें? 100%। मतलब कि जब ये कपल किसी एक सपोर्ट पर बैठा होगा तब सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगी। और क्वेश्चन में जगह नहीं पूछी है, उसमें बोला है सबसे बड़ा वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो M ही होगी। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास M। नेक्स्ट इज इन अ कैंटिलीवर द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इज सेम एज द इलास्टिक कर्व ऑफ द बीम ड्यू टू यूनिट लोड प्लेस्ड एट द फ्री एंड। मतलब अगर कैंटिलीवर बीम है और उस पे हम ILD बनाए डिफ्लेक्शन का फ्री एंड का, तो अगर यूनिट लोड लगा है फ्री एंड पर और उसके कारण जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्टेड शेप बन रहा है, तो वो सेम होता है कि इसका डिफ्लेक्शन का ILD। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब हम डिफ्लेक्शन के लिए ILD बनाते हैं कैंटिलीवर बीम पे फ्री एंड पे, या हम फ्री एंड पे यूनिट लोड लगा दें और डिफ्लेक्शन इलास्टिक कर्व डिफ्लेक्टेड शेप देखें, वो दोनों एक ही चीज होती है। और यही मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल बोलता है। मूलर ब्रिस्ले प्रिंसिपल क्या बोलता है? कोई अगर कोई भी लोड है वो यहां पे लग रहा है और हमें उसके कारण उसका ILD बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, वहां पर हमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है उसी की दिशा में, तो जो डिफ्लेक्टेड शेप मिलेगा वही उसका ILD होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट और कुछ नहीं, ये मूलर ब्रिस्ले का प्रिंसिपल सिद्धांत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बाय मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ड्यू टू वेरियस पोजीशन ऑफ यूनिट लोड ऑन द स्पान इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट दोस प्लेस ऑफ यूनिट मूविंग लोड ड्यू टू स्टैटिक यूनिट लोड एट द फ्री एंड। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में बोलती है डिफ्लेक्शन अगर हम फ्री एंड पे देखें, मतलब बीम पे ड्यू टू वेरियस पोजीशन ऑफ यूनिट लोड, कभी लोड यहां लग रहा है, कभी लोड यहां लग रहा है, कभी लोड यहां लग रहा है, ठीक है, मतलब हम यहां पे लोड लगे और यहां डिफ्लेक्शन देखें इस जगह पे, या फिर यहां पे लोड हो एक फिक्स्ड और फिर वहां डिफ्लेक्शन देखें उस जगह पे, तो वो दोनों सेम होता है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है
और यही मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बोलता है। और इसी के कॉन्सेप्ट पर मूलर ब्रिस्ले ने यह बनाया था, इसलिए ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि जब कोई लोड कहीं लग रहा है उसके कारण हमें डिफ्लेक्शन निकालें, ठीक है, अलग अलग लोड के कारण अलग अलग किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालें, तो या फिर हम वहां पे लोड रखें और कहीं और डिफ्लेक्शन देखें, वो दोनों सेम होता है। यानी कि अगर हम लोड का इफेक्ट, लोड के कारण आईएलडी बनाना चाह रहे हैं, तो हम वो डिफ्लेक्टेड शेप जो आएगा वही उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका सही क्या बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इन अ कैंटिलीवर इज अ ट्रायंगल एक्सटेंडिंग बिटवीन द सेक्शन एंड दी। तो अगर मान लो कैंटिलीवर बीम है और उस पर किसी भी पॉइंट पर मुझे इसका आईएलडी बनाना है बेंडिंग मोमेंट का, तो क्या करेंगे? जब भी आईएलडी बनाना होता है उसको हमें सबसे पहले मूलर ब्रिस्ले के अकॉर्डिंग उसको हिंज में कन्वर्ट कर दो, और कन्वर्ट करने के बाद फिर वहां पर ऐसा एक पॉजिटिव रोटेशन दो, यूनिट रोटेशन। जब यूनिट रोटेशन देंगे तो ये तो ऐसे मुड़ नहीं पाएगा, बट इसको देखेंगे तो ये भाई साहब तो ऐसा कुछ मुड़ जाएगा पूरा यहां पर, और ये वैल्यू कुछ हमारे पास आ जाएगी जिसमें ये स्लोप कितना होगा, यूनिटी 1, और ये डिस्टेंस अगर हमारे पास x है तो ये डिस्टेंस भी x आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी x। तो ये बन गया हमारे पास क्या, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी बनाने के लिए जहां भी बनाना है वहां हिंज बनाओ और उसको फिर आप रोटेट करो, तो ये हमारे पास डायग्राम बना। तो कैसा बना है? एक ट्रायंगल बना है, हाँ, कहां से कहां तक है? जिस पॉइंट का बनाया उससे लेकर फ्री एंड तक है। तो फिक्स्ड एंड विथ मैक्सिमम ऑर्डिनेट अंडर सेक्शन, जहां बोला है वहां पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट और फिक्स्ड एंड तक है, गलत। फिक्स्ड एंड और मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, फिक्स्ड एंड, गलत। अनसपोर्टेड एंड मतलब फ्री एंड, फ्री एंड तक बना है उस सेक्शन से लेकर, बट मैक्सिमम ऑर्डिनेट सेक्शन पर है, गलत। और फ्री एंड पर बना है और मैक्सिमम ऑर्डिनेट है फ्री एंड पर, तो ये वाला ज्यादा करेक्ट है। उस सेक्शन जहां का बनाया और फ्री एंड उसके बीच में बनाए और मैक्सिमम वैल्यू फ्री एंड पर है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट 1/4 ऑफ द स्पान फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट ऑफ प्रिज्मेटिक बीम सिंपली सपोर्टेड एंड्स। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी चाहे किसी का भी हो, चाहे रिएक्शन का, चाहे शियर फोर्स का, चाहे बेंडिंग मोमेंट का, सब केस में उसका आईएलडी कैसा बनता है, लीनियर ही होता है। इनडिटरमिनेट का डायग्राम कर्वी लीनियर होता है। अब इस अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, एक बोल रहा है कर्व्ड लाइन, एक बोल रहा है स्ट्रेट एंड कर्व्ड, एक बोल रहा है पैराबोलिक। ना पैराबोलिक हो सकता है, ना कर्व्ड हो सकता है, ना खाली कर्व्ड हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी लीनियर होता है, ना कि कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर किनका होता है? जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है उनका होता है। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ट्रसेस के क्वेश्चंस, और साथ में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के। अगले सेशन के अंदर हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और आर्चेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसका जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। मिलते हैं ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।